हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। योगिता टीना की बुआ है जो एक पागलखाने में डॉक्टर है। योगिता की उम्र 33 साल की है और वो अपने ही हॉस्पिटल में टीना को साइकेट्रिस्ट का कोर्स करवा रही होती है। एक रोज योगिता टीना से कहती है, टीना छुट्टियों में तो मेरे घर चल, मैं तुझे अपने घर वालों से भी मिलवा दूंगी। जी बुआ जी, मैं चल लूंगी। 2 दिन की ही छुट्टी है, इसमें तो आने और जाने में ही समय निकल जाएगा, तो मैं आपके घर ही चल लेती हूँ। 2 दिन की छुट्टी पर योगिता अपनी भतीजी टीना को अपने ससुराल ले आती है और अपने घर वालों से टीना का परिचय करवाती है। देर रात सबके सोने के बाद टीना पानी लेने उठती है तो वो सुनती है कि स्टोर रूम से अजीब सी आवाजें आ रही है। वो स्टोर रूम में हल्के से खुले हुए दरवाजे से जो देखती है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। टीना देखती है कि उसकी बुआ योगिता अपनी ही सास को कुर्सी पर बांधकर करंट दे रही है और योगिता अपनी सास को कहती है, माँ जी ज्यादा चिल्लाइए नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ज्यादा परेशान करूं, लेकिन क्या कर सकते हैं सासू माँ, मुझे प्रमोशन भी तो चाहिए। मुझे आप पर ही एक्सपेरिमेंट करके ही प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को अपनी दवाइयों और अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ समय में ही ठीक कर दूं, जो कहीं ठीक भी नहीं हो सकते। तभी तो मैं बनूंगी ना दुनिया की बेस्ट साइकेट्रिस्ट। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है। मुझे लगता है पागलों के साथ रह रह के तू भी पागल हो गई है। अपनी सास को एक जोरदार करंट का झटका देते हुए योगिता अपनी सास को कहती है, बुढ़िया मुझे पागल कहेगी, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, कोई पागल नहीं, समझी। टीना अपनी बुआ योगिता की ये सारी हरकतें देख लेती है और वो जब जाने लगती है तो उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है और ये आवाज सुनकर योगिता जल्दी से स्टोर रूम के गेट पर आती है। पर वहाँ से टीना जा चुकी थी और योगिता मन में कहती है, यहाँ कोई तो था, शायद उसने मेरी बातें सुन ली। अगली सुबह योगिता अपनी सास को कहती है, माँ जी ठीक है आप? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। ये सब टीना देख रही थी, पर वो अपनी बुआ के बारे में जो भी देखती है उसे किसी को नहीं बताती। तभी योगिता टीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तू इतना डरी सी क्यों है, तू ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। टीना जानती थी कि उसने अपनी बुआ के खिलाफ कुछ भी किया तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा उसकी सास कुसुम का है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। और अगले रोज सुबह टीना और योगिता 2 दिन की छुट्टी बिताकर हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल पहुंचकर टीना अपने कामों में बिजी हो जाती है। पर योगिता इस बार फिर से अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए किसी की तलाश में थी जिस पर वो ये एक्सपेरिमेंट कर सके, जिसके लिए वो हमेशा उन लोगों को चुनती है जो काफी समय से इस पागलखाने में अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची थी जो कि 12 साल की थी। वो इस बार योगिता का अगला टारगेट थी, पर उसका ट्रीटमेंट अगर कोई कर रहा था तो वो थी टीना। तभी योगिता वहाँ आती है और टीना से कहती है, टीना पीहू की रिपोर्ट मुझे दे दे, अब उसका ट्रीटमेंट मैं देखूंगी। जी बुआ जी, ये है पीहू की रिपोर्ट, पहले से उसमें काफी सुधार है। मैंने ये पूछा क्या कि ये कितना ठीक हुई, कितना बाकी है? मेरे हाथ में रिपोर्ट आ गई ना, मैं देख लूंगी। अब तू ज्यादातर अपना समय अपने कोर्स पर दिया कर, समझी, फालतू सवालों पर नहीं। जी बुआ जी। टीना ये बोलकर सोचने लगती है, बुआ का आज फिर अजीब बिहेव लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर वो अपनी बुआ को फॉलो करती है और उसकी बुआ उस नन्ही बच्ची को एक लैब में ले जाती है, जहाँ टीना भी छुपते छुपाते पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि योगिता उस बच्ची को शॉक देने वाली कुर्सी पर बैठाते हुए बोल रही है, बड़े समय बाद तू हाथ लगी है नन्ही चिड़िया, क्या बात है, तू तो टीना की फेवरेट है ना, अब हम एक गेम खेलेंगे बच्चा। ये कहकर वो उस बच्ची को शॉक लगा देती है, जिस पर वो बच्ची चिल्ला कर कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे जाने दो, मुझे टीना दीदी के पास जाना है। जब यहाँ से निकलेगी तभी तो तू टीना दीदी को बताएगी या उसके पास जाएगी। तभी योगिता के फोन पर कॉल आता है और वो थोड़ी देर बात करने के लिए लैब से निकल जाती है, पर वो जल्दी जल्दी में गेट तो लगाती है पर कुंडी लगाना भूल जाती है। और तभी टीना उस बच्ची के पास आकर कहती है, बच्चा आप ठीक हो, मैं आ गई तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। वो आंटी बहुत गंदी है दीदी, उन्होंने मेरे को शॉक लगाया, मैं डर गई थी। आपको कुछ नहीं होगा बच्चा, आपकी दीदी आपका ख्याल रखेगी। अभी जल्दी चलो यहाँ से, वरना फिर से वो गंदी आंटी आ जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद टीना 10 दिन का लीव लेकर अपने घर आती है, वो भी उस बच्ची के साथ, जिसने
वो उस बच्चे की रिपोर्ट्स में से उसे फिट और मेंटली परफेक्ट बताकर उसे अपने साथ घर लाती है और आते ही सबसे पहले ये बात अपनी माँ रीना को बताती है। माँ, अब आप ही कुछ करो, मैं इसे कैसे बचाऊं? तू तब तक हॉस्पिटल मत जा जब तक तू पीहू को उसके मम्मी पापा के पास ना छोड़ दे। इसके मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और इसे तभी से सर में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसे मेंटली इशू हो गया है। तू चिंता ना कर, थोड़े समय इसे यहाँ रख और इसका ध्यान रख बस। जब योगिता अपना काम खत्म करके वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर पीहू है ही नहीं और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि टीना ने अचानक अपनी माँ की तबीयत खराब होने का रीजन देकर छुट्टियाँ ली है। फिर क्या था, अगले ही दिन योगिता की बुआ भी अपने मायके यानी टीना के घर आती है और आते ही योगिता अपनी भाभी रीना से कहती है, भाभी बहुत समय से मिलने का मन कर रहा था पर छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अच्छा क्या आप यहाँ आ गई? अब कैसी तबीयत है आपकी भाभी? टीना कहाँ है? बिना बताए ही आ गई। बता दिया होता तो हम दोनों साथ में ही आ जाते। उसे भी अचानक बताया गया तो वो भी भागी भागी आ गई। तभी टीना भी अपनी बुआ की आवाज सुनकर डर जाती है और वो जाकर पीहू को स्टोर रूम में छुपा देती है और पीहू से कहती है, पीहू बेटा, जब तक मैं लेने ना हूँ तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं और न जाना कहीं। पीहू को स्टोर रूम में छुपाकर वो अपनी बुआ से मिलने जाती है और कुछ समय बाद रीना यानी टीना की मम्मी मार्केट जाती है और उसके कुछ समय बाद योगिता अपने रंग में आती है और वो टीना के बाल पकड़कर कहती है, बता कहाँ है वो छोटी बच्ची? बुआ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ है? योगिता टीना को उसके इयररिंग दिखाते हुए कहती है, आप बोलिए उसकी नहीं है। एक तो मुझे घर के स्टोर रूम में मिले और दूसरा लैब में। बता कहाँ है वो लड़की? अब जब तू मेरे बारे में जान ही गई है तो आज क्यों ना तुझे भी इस्तेमाल किया जाए। बुआ जी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहते हुए योगिता टीना को स्टोर रूम में लेकर जाती है जहाँ पहले से पीहू थी। योगिता पीहू को देखकर टीना से कहती है, तो यहाँ छुपा रखा है तूने इसे। आज तुम दोनों को ही मैं शॉक ट्रीटमेंट दूंगी। छोड़ दो मेरी दीदी को। चुप कर चुईया, आज तुम दोनों को मजा चखाऊंगी। मुझसे भागोगे? अब भाग कर तो दिखाओ। ये कहकर दोनों को योगिता टूटी हुई कुर्सियों पर बांधती है और जैसे ही शॉक देने लगती है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। चलिए योगिता जी, अब आपकी बारी है जेल में शॉक ट्रीटमेंट लेने की। बहुत लोगों का आपने दे लिया शॉक ट्रीटमेंट। तुम्हें किसने बुलाया? मैं नहीं, मुझे पता था मेरे घर से जाते ही आप चुप नहीं बैठोगी, इसलिए मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर उसे फूलदान के पीछे छुपा दिया था जिसमें ये सब कुछ कैद हो गया है। मैं देख लूंगी एक एक को, किसी को नहीं छोड़ूंगी। टीना की चालाकी और होशियारी की वजह से उसकी पागलखाने से आई बुआ को पुलिस ले जाती है और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी बुआ पागलों को इलाज करते करते और पागलों के साथ रहते रहते उसे खुद भी फोबिया हो चुका है, जिसका इस्तेमाल वो अपनों पर करती थी और उस पर एक अलग ही भूत सवार था, द वर्ल्ड बेस्ट साइकेट्रिस्ट बनने का, जो अब योगिता जेल में पूरा करेगी। राधिका एक पिज्जा लवर थी। उसको पिज्जा और मोमोज इतना पसंद था कि वो अपनी शादी वाले दिन तैयार होकर पिज्जा और मोमोज खा रही थी। तभी उसकी माँ शारदा आकर उसे ऐसे खाते देखकर कहती है, अरे वो पिज्जा मोमोज की दीवानी, आज तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती। बारात आ गई है बाहर और यहाँ दुल्हन मोमोज और पिज्जा खाने में बिजी है। थोड़ी तो शर्म कर लेती। लड़कियों को तो यहाँ फुर्सत नहीं मिलती अपने शादी में खाना खाने की। माँ देखो, माना कि मेरी शादी है लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरी भूख का इलाज ये मोमोज ही है। ठीक है, जल्दी इनको खत्म कर और बाहर चल। अपना पिज्जा और मोमोज खत्म करके राधिका शादी के मंडप पर जाती है और विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है, जिसके बाद ससुराल आने के 1-2 दिन बाद राधिका पहली बार अपने पति राघव, सास निर्मला और ननद सिया के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहां राघव उसे मेन्यू कार्ड देते हुए बोलता है, लीजिए राधिका जी, आप ऑर्डर करिए पहले जो आपको खाना है। देख रही है सिया बेटा, तेरा भाई शादी के 2 दिन बाद ही जोरू का गुलाम बन गया। हाँ माँ, कोई नहीं, करने दो भैया को अभी भाभी की जी हजूरी। क्या माँ जी और ननद जी, आप भी ना? अरे बहू, हम तो इसको बस छेड़ रहे हैं। तू कर ऑर्डर जो तुझे खाना है। जी माँ जी। वेटर, एक हाफ तंदूरी मोमोज, कुरकुरे मोमोज,
अनियन टोमेटो पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज और हाँ, एक लेटेस्ट मोमो पिज्जा मीडियम साइज। अरे मैंने तुमको अपने ऑर्डर के लिए बोला था, तुमने सबके लिए मंगवा लिया क्या? नहीं राघव जी, ये सब तो मेरे लिए है। ये लीजिए मेन्यू कार्ड, आपको जो पसंद है आप वो ऑर्डर कर दीजिए। राघव और उसकी माँ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर बेचारे अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ देर में सबका ऑर्डर आता है और राधिका के आगे मोमोज और पिज्जा रख दिया जाता है और निर्मला उससे बोलती है, अरे बहू, तूने तो बस अलग अलग वैरायटी की सेम चीज मंगवा ली, इसमें क्या स्वाद आएगा? माँ जी, मोमोज और पिज्जा मेरी जान है। इनकी सेम टू सेम वैरायटियाँ मैं 100 बार क्या 1000 बार भी खा सकती हूँ, तो ये तो फिर भी अलग अलग है। आपको इतने पसंद है भाभी मोमो और पिज्जा? बहुत ज्यादा। चलो अब खाते हैं, वरना सब ठंडा हो जाएगा। राधिका सबसे पहले इतने सारे खाने को खत्म कर लेती है और ये देखकर राघव बोलता है, खाना खाया है या गटका है? इतना सारा अकेले खा लिया, वो भी इतनी जल्दी। सच में यार तुम तो कमाल हो। पूरा परिवार खाना खाकर घर आता है और आराम से अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह निर्मला रसोई में काम कर रही थी, तभी राधिका उसके पास आकर कहती है, बहू, मेरी गांव की मौसी आ रही है तुझसे मिलने, तो शाम के खाने में कुछ अच्छा सा बना लियो। अच्छा सा क्या माँ जी? अरे जो तेरी पसंद हो या जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वही बना लियो। इतना बोलकर निर्मला चली जाती है और राधिका उसके कुछ देर बाद मार्केट जाकर सामान ले आती है और शाम होने पर सारा खाना बना कर रख लेती है। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और निर्मला अपनी गांव की मौसी सुलोचना का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ आओ मौसी, और कैसी हो? ठीक हो ना? गांव में सब कैसे हैं? सोहन भैया और भाभी ठीक तो हैं? अरे अरे सुलोचना, सब ठीक है, लेकिन तू इन सब की जानकारी बैठ कर ले लियो। इस उम्र में मुझसे ज्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता। आइए आइए मौसी, बैठिए। बहू, चाय पानी लेकर आओ बेटा। राधिका हाथों में शरबत लिए बाहर आती है और उसको टेबल पर रखकर सुलोचना के पैर छूकर कहती है, नमस्ते दादी मासी जी, कैसी हैं आप? और सफर कैसा रहा आपका? मैं बढ़िया बहू, सफर भी अच्छा निकल गया। अरे निर्मला बहू, तो तू बड़ी सुंदर और गुणी चुन के लाई है लल्ला के लिए। बस मासी, जहाँ किस्मत वहाँ संजोग जुड़ गए। अब आप ज्यादा बातें मत करिए, कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए। लंबा सफर था, भूख लगी होगी। बहू ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी आती हूँ। सुलोचना अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर आती है। तब तक राघव ऑफिस से और सिया कॉलेज से घर आ जाती है और पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठ जाता है। तो राधिका वहाँ सबके सामने पिज्जा और मोमो सर्व करती है। ये देखकर निर्मला बोलती है, बहू ये क्या? मैंने तुझे कहा था कि कुछ अच्छा बना लियो जो तुझे आता हो। बाजार से मंगवाने को नहीं कहा था, और वो भी ये मोमोज और पिज्जा। माँ जी, मैंने बाहर से नहीं मंगवाए हैं, घर पर ही बनाए हैं। अरे यही तो 2 चीजें हैं जो मुझे अच्छे से बनानी आती हैं। लेकिन भाभी, दादी से कैसे खाएंगी? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मेरी बहू ने अगर पत्थर भी बनाया होगा ना तो मैं चबा लेती। ला बहू, दे, ये लीजिए मासी दादी जी, और खाकर बताइए कैसा बना है। राधिका सबको अपना बनाया पिज्जा और मोमो सर्व करती है, जिसके बाद उसको खाकर सुलोचना समेत सब राधिका की तारीफ करते हैं। और इतना ही नहीं, सुलोचना तो जितने दिन वहाँ रहती उतने दिन रोज राधिका से मोमोज और पिज्जा बनवा कर खाती रहती। ऐसे ही उसके जाने के बाद एक दिन सिया और राधिका साथ में बैठी टीवी देख रहे होते हैं और उसमें फूड चैलेंज देखकर राधिका को एक आइडिया आता है, जिस पर वो बोलती है, सिया, क्यों ना हम दोनों भी ऐसा फूड चैलेंज करते हुए वीडियो बनाएं और फिर उसे YouTube पर अपलोड करें। भाभी, आप फूड ब्लॉगर बनना चाहती हो क्या? नहीं, देखो, फूड ब्लॉगर तो अलग अलग जगह जाकर बढ़िया खाना खाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। लेकिन हम घर में रहकर ये सब कुछ करेंगे। हम 2 प्लेट में एक जैसा खाना परोस लेंगे, फिर खाने का कंपटीशन करेंगे। जो जीतेगा वो हारने वाले को पनिशमेंट देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया?
आइडिया तो अच्छा है, एक वीडियो बनाकर अपलोड करके देखते हैं, अगर चल गई तो आगे भी बना लिया करेंगे। राधिका अपने आइडिया पर काम करना शुरू करती है और अगले दिन राघव और सिया के साथ मिलकर बहुत सारे मोमोज बनाकर वो 2 प्लेट में बराबर मोमोज रखकर राघव को वीडियो बनाने का काम देकर सिया को अपने सामने बैठाते हुए बोलती है, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है भुक्कड़ ननद भाभी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक चैलेंज वीडियो लाए हैं। इसमें मैं और मेरी भाभी मोमोज प्रतियोगिता करेंगे। हम दोनों की प्लेट में बराबर बराबर मोमोज हैं। जिसने भी 5 मिनट के अंदर ये सारे मोमोज खत्म कर दिए वो जीत जाएगा और फिर जीतने वाला हारने वाले को पनिशमेंट देगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। टाइमर लगाकर दोनों ननद भाभी अपने चैनल के लिए मोमो प्रतियोगिता का वीडियो बनाती हैं और बहुत सारे मोमोज खाती हैं, जिसमें जीत राधिका की होती है। उस वीडियो में वो सिया को पनिशमेंट देकर उस वीडियो को पूरा करती है और फिर एडिटिंग करके अपलोड कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उनका न्यू चैनल रातों रात ट्रेंडिंग में आ जाता है और पहली ही वीडियो में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये देखकर राघव खुशी से राधिका को कहता है, वाह राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली वीडियो पर इतना सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें। हाँ भाभी, अब हम डेली कुछ न कुछ बनाकर खाएंगे और वीडियो बनाएंगे। सिया की ये बात निर्मला सुन लेती है, जो राधिका को आकर कहती है, हाँ बहू, तू तो थी ही पिज्जा मोमोज वाली, अब मेरी बेटी को भी तूने ये सब खाने में लगा लिया है ताकि वो खा खा कर मोटी हो जाए और उसको कोई पसंद ना करे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों ऐसा चाहूँगी? सिया मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बहन है, मैं उसका बुरा नहीं चाहूँगी। और खाने की प्रतियोगिता हम रोज रोज नहीं करेंगे और जब कभी भी करेंगे तो खाना घर में ही बनाएंगे ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो और देखना, इन वीडियो से राधिका और सिया इतने फेमस हो जाएंगे कि आपको सिया के लिए रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छे अच्छे रिश्ते खुद सामने से आएंगे। और ये मैं खुद करना चाहती हूँ माँ, भाभी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। ऐसा है तो मुझे भी फेमस होना है। बहू, एक प्रतियोगिता तो मेरे साथ भी करियो। सच में माँ जी? हाँ भाभी, आप, मैं और माँ करेंगे ये कंपटीशन और इस वीडियो को हम अगले हफ्ते डालेंगे ताकि लोग इंतजार करें हमारे व्लॉग का। निर्मला की रजामंदी मिलने के बाद अगले हफ्ते राधिका बहुत टेस्टी से 3 पिज्जा बनाती है और उनका इस्तेमाल अपनी अगली वीडियो के लिए करती है, जिसमें सास, बहू और ननद मिलकर इस चैलेंज को करते हैं, जिसमें जीत निर्मला की होती है। साथ ही उनके इस ब्लॉग को बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, जिससे उनको पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों मिलता है। अंत में राधिका सबको अपने पिज्जा और मोमोज की रेसिपीज भी बताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।